नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी की खास पेशकश संवाद में। मैं हूं कृति मिश्रा और आज हमारे साथ बेहद अहम और महत्वपूर्ण मेहमान हैं हमारे शो पर देश के कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। सर, स्वागत है आपका संसद टीवी पर और बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सर, अगर ग्लोबल सिचुएशन की बात की जाए तो जिस तरह से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है, एक तरफ रशिया यूक्रेन वॉर है, दूसरी तरफ प्राइस राइस है, फ्यूल प्राइस राइस है, ऐसे में एक बड़ी चिंता एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और फूड सिक्योरिटी को लेकर है। भारत के लिए आप क्या चिंताएं देखते हैं? और क्योंकि कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भरता साथ ही साथ एक्सपोर्ट्स पर बहुत फोकस है, तो कितनी चुनौतियां और कितनी अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए? भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि और किसान दोनों के प्रति ही प्रतिबद्ध है। विगत 8 वर्षों में कृषि के क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में अनेक नए आयाम प्रदान किए गए हैं, जिसका फ़ायदा कृषि के क्षेत्र को मिल रहा है। कृषि का क्षेत्र सामान्य तौर पर चुनौतियों से भरा हुआ है। सब तरफ अनुकूलता भी हो तो भी कृषि को और किसान को प्रकृति पर निर्भर रहना पड़ता है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा के माध्यम से देश के किसानों को एक बड़ा सुरक्षा कवच दिया है और मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि विगत वर्षों में फसल बीमा योजना जब से लागू हुई है तब से कहीं किसान का अगर नुकसान हुआ है तो इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से 1,24,000 करोड़ रुपया उनके नुकसान की भरपाई कराने की एक सफलतम कोशिश हुई है। लेकिन इसके बाद भी जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। मुझे ये कहते हुए गौरव है कि हमारे कृषि क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक काफ़ी पहले से इस दिशा में सचेत हैं। समय रहते हमारे साइंटिस्टों ने जलवायु परिवर्तन की परिस्थिति को संज्ञान लिया और नए बीजों को ईजाद किया है। यह निश्चित रूप से हमको आने वाले कल में बड़ा संबल देंगे। अभी खाद्यान्न की दृष्टि से भारत सरप्लस कंट्री है। हम अपने घर की भी पूर्ति कर रहे हैं और दूसरों को भी आवश्यकता पड़े तो मदद करने की स्थिति में है। बागवानी का क्षेत्र हो, दुग्ध उत्पादन का क्षेत्र हो, इन सब क्षेत्रों में भारत काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन इसके साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि हमारी उत्पादकता और बढ़े। जिन क्षेत्रों में हम थोड़ा अभी पीछे हैं, जैसे उदाहरण के लिए दलहन में, हालांकि हमारे किसानों ने काफ़ी लंबी छलांग लगाई है, सरकार भी दलहन मिशन पर काम कर रही है, तो दलहन की स्थिति में काफ़ी हम अच्छा हो गए। लेकिन अभी खाद्य तेलों की दृष्टि से निश्चित रूप से आयात पर हमारी निर्भरता है। लेकिन हमारी कोशिश है कि वो निर्भरता निरंतर कम होती जाए। इसके लिए तिलहन मिशन भी हम लोगों ने प्रारंभ किया है और ऑयल पाम मिशन 11,000 करोड़ रुपए की लागत से उसको भी प्रारंभ किया है। और मैं समझता हूँ कि जब ऑयल पाम की फसल आना शुरू होगी तो हमारी जो इंपोर्ट पर निर्भरता है वो काफ़ी कम होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किसानों को लगातार वो टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, महंगी फसलों की ओर जाएं, उनको वाजिब दाम मिले, इस का प्रयत्न किया जा रहा है। और इसलिए एमएसपी को भी लागत में 50% मुनाफा जोड़कर घोषित किया, उसका भी लाभ किसानों को मिल रहा है। सर, लगातार सरकार ने डबलिंग फार्मर्स इनकम पर फोकस किया है। ऐसे में ये लक्ष्य कितना पूरा होते हुए देखते हैं आप? क्या बड़े अचीवमेंट्स हैं और क्या कुछ और करना बाकी है? मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब किसानों को आह्वान किया
कि किसान की आमदनी दोगुनी होनी चाहिए, उस दिशा में किसान भी जागरूक हुए और केंद्र सरकार राज्य सरकारों के साथ मिलकर अनेक कार्यक्रमों पर काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने जब ये किसानों से कहा और सरकार से कहा तो वो स्वयं भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना आरंभ की और किसान की जो आय है उसमें 6,000 रुपया वार्षिक उसमें जोड़ा। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश के 11.5 करोड़ किसानों को लगभग 2,16,000 करोड़ रुपए से अधिक उनके खाते में जमा डीबीटी के माध्यम से कराया गया है और इससे निश्चित रूप से उन किसानों को बहुत संबल मिला है और छोटे मोटे कर्ज के लिए उनको साहूकार के पास जाना पड़ता था, इससे भी निश्चित रूप से मुक्ति मिली है। दूसरा, किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पहले 4-5 लाख करोड़ रुपया पूरे देश भर के किसानों को मिलता था। आज मोदी जी ने बढ़ाकर उसको 18 लाख करोड़ रुपया किया है और ये 18 लाख करोड़ रुपया सीधा खेती के क्षेत्र में निवेश है, तो इसका परिणाम भी सामने आ रहा है। फिर चाहे सिंचाई की दृष्टि से माइक्रो इरिगेशन का मामला हो, अच्छा खाद बीज उपलब्ध कराने का मामला हो, सिंचाई के लिए बिजली की उपलब्धता का मामला हो, इन सब दिशाओं में केंद्र सरकार ने काफ़ी हद तक किसान की जो ज़रूरत है उसको सुनिश्चित करने का काम किया है। किसान भी जागरूकता के साथ काम कर रहे हैं, वो टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं, अपनी लागत कम करने का प्रयास कर रहे हैं और हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अच्छे बीजों को ईजाद कर रहे हैं, जिससे कि निश्चित रूप से उत्पादकता बढ़ रही है और उसका फ़ायदा भी निश्चित रूप से किसान को आज मिल रहा है। मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि मैं पिछले दिनों श्रीनगर गया था। श्रीनगर में केसर की खेती होती है। इस बार भी केसर वहाँ बहुत पैदा हुई है। मैं कल ही परसों अखबार में पढ़ रहा था। वहाँ पर भारत सरकार ने केसर पार्क लगाया है जहाँ केसर को प्रोसेस किया जा सकता है। किसान खुद आएंगे, अपने माल को प्रोसेस करेंगे, वो पैकेजिंग भी कर सकते हैं, ब्रांडिंग भी कर सकते हैं, वो सुविधा भी दी है। वहाँ मैं किसानों से बात कर रहा था तो मुझे किसान ने कहा कि पहले साहब केसर 1 लाख रुपया किलो हमारे बेचते थे, लेकिन जब से केसर पार्क शुरू हुआ है तब से हमारे केसर का दाम 2 लाख करोड़ रुपया हो गया है। मैं समझता हूँ कि इन वर्षों में जो खेती के क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो एफपीओ बनाने का विषय हो, चाहे केसीसी को बढ़ाने का विषय हो, चाहे एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में के उपयोग का सवाल हो और चाहे आदान को आसानी से उपलब्ध कराने का विषय हो, अच्छे बीजों की उपलब्धता का मामला हो, उसके परिणाम स्वरूप किसानों की आय बड़ी मात्रा में बढ़ी है। लेकिन अगर कोई उदाहरण के रूप में देखना चाहे तो ये आज़ादी का 75वां साल है। इसलिए हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने देश भर में जो लाखों किसानों की आय दुगनी से अधिक हुई है, उनमें से कुछ लोगों को लिपिबद्ध करने का प्रयास किया है, डॉक्यूमेंटेशन किया है। ऐसे 75,000 किसानों का डॉक्यूमेंट बनाया है जिनकी आमदनी दोगुनी से अधिक हुई है और इस दिशा में निरंतर काम करते रहने की ज़रूरत है, क्योंकि खेती में निरंतरता ज़रूरी है और चुनौतियों को एड्रेस करते रहना ज़रूरी है, जिसके लिए भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सर, आपने टेक्नोलॉजी की बात कही और उत्पादकता की बात कही, तो 2 बहुत बड़े फोकस एरियाज़ हैं सरकार के। लगातार सरकार जीएम क्रॉप्स की बात करती आ रही है और ड्रोन टेक्नोलॉजी की भी। ऐसे में किसानों में कितना एक्सेप्टेंस देखते हैं आप? केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संस्थान हैं, उनको हम ड्रोन खरीदने के लिए 100% सब्सिडी दे रहे हैं। बाकी सामान्य जो लोग ड्रोन खरीदना चाहते हैं उनको 40% सब्सिडी दे रहे हैं। SC ST महिला और एग्रीकल्चर
के जो पढ़ के स्टूडेंट निकलते हैं, अगर ये लोग उस पर काम करना चाहते हैं तो सरकार 50% सब्सिडी देती है। अभी ये शुरुआत है, लेकिन ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा तो निश्चित रूप से एक तो फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड जो बर्बाद होता है उसकी बचत होगी। दूसरा, जब किसान अपने खेत में उसे छिड़कता है तो किसान के ऊपर भी वो गिरता है, उसकी खुशबू भी किसान के संपर्क में आती है। इसके कारण मानव शरीर पर भी दुष्प्रभाव होता है और हाथ से जो काम करते हैं तो उसमें समय भी बहुत लगता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी के आने से एक तो जो छिड़काव है उसमें मटेरियल की बचत होगी, दूसरा मानव शरीर पर जो दुष्प्रभाव होता है उससे किसान बच सकेगा और किसान का समय भी बच सकेगा। कम समय में वो ज़्यादा इलाके में छिड़काव कर सकता है। सर, भारत के प्रस्ताव में यूएन ने 2023 को मिलेट ईयर घोषित किया है। क्या एफर्ट्स हैं आपके मंत्रालय की तरफ से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए, और मिलेट हमारे लिए क्यों इतनी ज़रूरी है? मिलेट्स यानी मोटा अनाज, ये हमारी भारतीय फसल है और स्वाभाविक रूप से देश में इसका काफ़ी मात्रा में उपयोग होता है। आज भी मिलेट्स के उत्पादन की दृष्टि से देखें तो दुनिया में हम अग्रणी अवस्था में है और लगभग जो वैश्विक उत्पादन है उसमें हमारा 18% से अधिक योगदान है। आज हम खाद्यान्न की दृष्टि से अधिशेष राष्ट्र हैं। हमारे पास खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, गेहूँ है, चावल है, दलहन है, तिलहन है। लेकिन मैं समझता हूँ आज समय आ गया है कि जो हम खाते हैं उसमें पोषकता का प्रभाव होना चाहिए और वो पोषकता का अभाव वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रहा है और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये आवश्यक है कि पोषक तत्वों की पूर्ति मनुष्य के शरीर में हो सके, इसलिए वो मिलेट्स का उपयोग करें। मिलेट्स हमारे देश का अनाज है और बहुत ही प्रतिष्ठा के साथ इसका उपयोग किया जाता रहा है, लेकिन जैसे जैसे गेहूँ और धान की प्रचुर मात्रा हुई तो ये गरीबों का भोजन हो गया और इसको थाली में जो सम्मान था वो कम हो गया। तो स्वाभाविक रूप से थाली में मिलेट्स पुनः सम्मान प्राप्त कर सके, जिससे पोषक तत्वों की पूर्ति आदमी के शरीर में हो सके, इसलिए भी ये आवश्यक है। दूसरा, मिलेट्स हमारा भारतीय उत्पादन है और मिलेट्स को जो किसान उत्पादन करते हैं उनके लिए विशेष बात यह है कि वो वर्षा आधारित क्षेत्र में भी कर सकते हैं, कम पानी में भी कर सकते हैं, बिना फर्टिलाइज़र के भी कर सकते हैं। इसमें लागत भी कम है, पानी भी कम लगता है, फर्टिलाइज़र भी कम लगता है और उत्पादन अच्छा होता है। तो किसान को अच्छा भाव मिले, इसके लिए इसकी मांग बढ़ना चाहिए। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि एग्री स्टार्टअप्स ने मिलेट्स पर जो काम कर रहे हैं उन लोगों ने लगभग 67 प्रकार के प्रोसेसिंग करके उत्पाद बनाए। मिलेट्स के बिस्किट हैं, मिलेट्स की चॉकलेट है, बाकी बहुत सारी चीज़ें मिलेट्स से बनना शुरू हो गई हैं। इसके लिए दुनिया में बाज़ार की उपलब्धता है, तो आर्थिक दृष्टि से भी ये मामला जुड़ा हुआ है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की हमेशा ये कोशिश रहती है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो दुनिया में सम्मान पाए और इसलिए जब प्रधानमंत्री जी ने योगा की बात की तो पूरी दुनिया में योगा डे मनाया जाने लगा और 2018 में संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रधानमंत्री जी ने मिलेट्स ईयर मनाने की बात कही थी। 72 देशों ने उनके प्रस्ताव का समर्थन किया और यूएन ने जो 2023 को मिलेट्स ईयर के रूप में घोषित किया। तो 2023 में पूरी दुनिया में मिलेट्स के कार्यक्रम होंगे, उसके प्रति जागरूकता बढ़ेगी, उसकी उपयोगिता बढ़ेगी, उसकी मांग बढ़ेगी। तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा निश्चित रूप से किसान को मिलेगा
और मनुष्य स्वस्थ होगा और वो ठीक प्रकार का अनाज उपयोग कर पाएगा। इस दृष्टि से मिलेट्स ईयर का महत्व हमारे लिए बहुत ज़्यादा है। चूँकि भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मिलेट्स ईयर घोषित किया है, इसलिए अगुवाई करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। और 2023 तो जनवरी में शुरू होगा, लेकिन वर्ष भर भारत सरकार अपने समस्त उपयोगी विभागों के साथ मिलकर लगातार इसके मामले में जागरूकता बढ़ा रही है। जो मंत्रालय हैं उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। जैसे शिक्षा मंत्रालय है तो उसमें मध्याह्न भोजन है, तो मध्याह्न भोजन में मिलेट्स का उपयोग बढ़े। बाकी टूरिज्म मिनिस्ट्री है तो टूरिज्म के जो होटल हैं उसमें भी मिलेट्स परोसा जाए। इसके लिए हम लोगों ने सेफ की प्रतिस्पर्धा भी कराई थी। अभी लगभग 100 देशों के एम्बेसडर के साथ भी हम लोगों ने मिलेट्स के लंच का कार्यक्रम किया था। कल हमारा सांसदों के साथ ये भोजन का कार्यक्रम है और उसके बाद 22 तारीख को हम प्रेस के साथ ये करने वाले हैं। तो कुल मिला के मिलेट्स का उपयोग पोषक तत्वों की पहुंच मानव शरीर में हो, ये पहला उद्देश्य है। गरीब क्षेत्र में रहने वाले लोग मिलेट्स का भरपूर उपयोग करें, जिससे कुपोषण जैसी परिस्थितियों से हमारा देश बाहर निकले और दूसरा आर्थिक गतिविधियां भी इसके माध्यम से बढ़े और हमारा मिलेट्स एक्सपोर्ट भी होए, जिससे कि दुनिया की आवश्यकता को भी हम पूर्ति कर सकें और अपनी आर्थिक गतिविधियों को भी हम बढ़ा सकें। सर, चलते चलते आपसे जानना चाहूँगी, हम सभी दिल्ली में रहते हैं, पोल्यूशन एक बहुत बड़ी परेशानी है, स्टबल बर्निंग लगातार परेशानी रही है। आपने कहा है कि कलेक्टिव एफर्ट से ही इसका कोई सोल्यूशन निकल सकता है, आगे क्या रास्ता देखते हैं आप? देखिए, जो दिल्ली की परिस्थिति है वो थोड़ी अलग प्रकार की है। उसमें आसपास का क्षेत्र भी शामिल है और दिल्ली की अपनी लापरवाहियाँ भी शामिल हैं। तो मैं समझता हूँ कि वर्तमान समय में हम सब लोगों की सामूहिक जिम्मेवारी है, जल की बचत करें, पर्यावरण को अच्छा रखें, स्वच्छता पर पर्याप्त मात्रा में ध्यान दें और जिन 5 तत्वों से मिलकर शरीर बना है, चाहे वो हमारी भूमि हो, चाहे अग्नि हो, चाहे वायु हो, चाहे आसमान हो, ये सब प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं। तो प्रकृति ने हमको अपने संसाधनों का दोहन करने की इजाज़त दी है। जब हम उसके शोषण करने पर उतर आते हैं तो उसकी तकलीफ़ें हमको भुगतना ही पड़ती हैं। इसलिए हर इंसान को, हर राजनीतिक दल को, हर संस्था को ये कोशिश करना चाहिए कि प्राकृतिक संस्थानों के दोहन तक हम सीमित रहें। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।